गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के ई लेक्चर में सभी MB4 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आप सभी को पता है कि अभी हम यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 10 हम पढ़ चुके हैं। आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 11। और टॉपिक जो अपन कवर कर रहे हैं वो है कि जब हम पोजीशनिंग मैप की बात करते हैं तो कैसे हम पोजीशनिंग मैप को यूज़ करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ को बनाते वक्त। तो यहाँ पे हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे तो उसके लिए हमें पोजीशनिंग के प्रोसेस को समझना पड़ेगा। और तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई कंज्यूमर या मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो एक बेस्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी चाहता है, क्योंकि वो तभी डिफ्रेंशिएशन कर सकता है अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। और यदि उसका गोल ये है इस प्रोसेस के अंदर कि एक ऐसे डिज़ाइन को क्रिएट करना जहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट के सर्विसेज है वो कस्टमर के माइंड में वैल्यूबल और बेनिफिट के साथ साथ उसको ये समझ में आए कि कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आप उसको क्या एडिशनल दे रहे हैं। तो अगर हम इसकी स्टेप की बात करें तो हमें यहाँ पे 5 स्टेप्स नज़र आते हैं। पहला कि मार्केट डायनेमिक क्या है इसके बारे में समझना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आइडेंटिफाई करना, ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को यूज़ करना जो कि आपको स्पेशल ट्रीट करवाए, पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को बता पाना और जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है उसको कम्युनिकेट कर पाना। ये 5 स्टेप्स हैं। तो चलिए वन बाय वन हर एक स्टेप को अपन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला होता है कंफर्म योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट डायनेमिक। तो सबसे पहले जब हम पोजीशनिंग के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें अपने फर्म के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही हम किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए। हमारा टारगेट मार्केट किसके लिए हम पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे वो कौन है, कौन से फैक्टर्स जो बायर्स को परचेज डिसीजन करते वक्त इफ़ेक्ट डालते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। कैसे बायर्स कॉम्पिटिटर्स को और उसके प्रोडक्ट और सर्विस को किन कैटेगरी में रखता है ये पता होना चाहिए। और यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता तो एक बात आप देख लीजिए कि आपको फिर मार्केटिंग रिसर्च पर जाना पड़ेगा। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होगी? मार्केटिंग रिसर्च आपको मार्केट के डायनेमिक होने के पीछे का रीज़न को एक्सप्लेन करेगी। कई सारी कंपनीज़ या मार्केटर्स क्या होते हैं वो अपने टाइम और रिसोर्सेज को इन्हीं डेटाज और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कराने में लगाते हैं ताकि उनके एक्सपीरियंस से वो अच्छी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डिज़ाइन कर सकें। ऐसे ही आपको पता में याद होगा कि कस्टमर जो होता है वो मार्केटिंग मिक्स के लिए फोकस सेंटर एरिया होता है। सो यदि अगर हमें पता है कि हम कौन से कस्टमर या टारगेट कस्टमर के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो हमें इन सब डेटास की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें, अब हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? कुछ ट्रेड्स, क्वालिटी, कैपेबिलिटी जो आपको अलाउ करती है किस चीज़ के लिए? आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए। यदि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपका ब्रांड नेम आपके कॉम्पिटिटर से एडवांटेज पर है, कुछ एडिशनल है, वैल्यूबल है, तभी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करने का सोचेगा। तो कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज होता है वो किन तरीके से आता है देखिए। सबसे पहले प्राइस, समथिंग इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस, ऐसा कुछ होना चाहिए आपकी सप्लाई चेन में या आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में जहाँ पे कस्टमर को कुछ वैल्यूबल मिले और उसमें कुछ लोअर कॉस्ट भी आनी चाहिए। तो यदि हम प्राइस की बात करते हैं तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस रेंज आपके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। ऐसे ही फीचर्स, आप कुछ टेंजिबल या इनटेंजिबल फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को देने के लिए जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा। जैसे कलर्स अच्छे करा सकते हैं, टेस्ट अच्छा करा सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, क्विकर डिलीवरी आप फोकस कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज सर्विसेज भी आप फोकस कर सकते हैं जो आपका कॉम्पिटिटर कस्टमर को नहीं दे रहा। ऐसे फीचर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही बेनिफिट,
आप उनको क्या यूनिक बेनिफिट दे रहे हैं जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा। बेनिफिट क्या होते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, और जैसे हम बात करें टाइम सेविंग, अगर आपका यूज़ करने पर उसको समय बच रहा है, उसको कन्वीनियंस है, कंफर्टेबल काम हो पा रहा है आपके साथ डीलिंग करने में, उसको रिलैक्स मिलता है या उसको स्ट्रेस कम लेना पड़ रहा है, उसको जब वो आपके पास आता है तो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा है, ऑल्टरनेटिव ज़्यादा है, तो भी आप बेनिफिट के को लेके या बेनिफिट के फीचर को यूज़ करके आप कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप एक लिस्ट बनाइए जो कि आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करती है या फिर पॉजिटिव चीज़ें हैं। इन आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको देखना है कि कौन सा फैक्टर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। एज ए रूल क्या होता है कि ये बड़ा इजी है कॉम्पिटिटर्स टू अंडरकट योर प्राइसेस, क्योंकि अपने प्राइसेस को कम करना तो बड़ा आसान है और या उसके फीचर्स को, बट अपनी इस चीज़ को कंसिस्टेंसी रखना, इस चीज़ को हमेशा अपर हैंड पे रखना कि आप कॉम्पिटिटर से आगे हो, ये बहुत मुश्किल है। जैसे अगर मान लीजिए आप मार्केट लीडर, आपका कंपटीटर है, तो आपको मार्केट लीडर बने रहने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको उस लेवल की सर्विसेज देनी पड़ेंगी, आपको उस लेवल का ब्रांड नेम बनना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको बेनिफिट जो होंगे, जो हम कह रहे हैं इंटेंजिबल, उनको भी रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि एक हार्ड टास्क है, मुश्किल टास्क है। जैसे मान लीजिए कई सारी कार कंपनीज़ होती हैं, वो अपनी कार बनाने के बाद स्ट्रॉन्ग रेटिंग लेती हैं, किस में, जैसे कि वो सेफ्टी के पर्पज़ से है। जैसे मान लीजिए वोल्वो जो कंपनी है, वो एक्स्ट्रा इंटेंजिबल बेनिफिट्स देती हैं किसको, ड्राइवर को, क्या कह के कि जब आप कार को ड्राइव करेंगे तो आपको सेफ्टी की फीलिंग आती है ना। ऐसे ही कई सारे थीम पार्क्स होते हैं जो कि हमारे को कई कई जगहों पे आपको पता होगा, आप लोग भी खूब घूमे होंगे थीम पार्क के अंदर, आपको वहाँ पे एक्साइटिंग राइड्स मिलती है, फैमिली है। बट डिज्नीलैंड जो होता है, जो आपने नाम सुना होगा, वो एक मैजिक किंगडम है। वहाँ पे आपको लगता है कि आप फैमिली के साथ, रियल कैरेक्टर के साथ, इमेजिनरी कैरेक्टर के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो यूनिकनेस, वो क्वालिटी, वो फीचर आपको देना पड़ेगा, तो ही आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर रह सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो डिफ़ाइन होना चाहिए एज ए निश, यानी स्पेशल। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, आपने जो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की लिस्ट बनाई है, वहाँ पे आपको देखना है कि हम कौन से फैक्टर्स की पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी हमारे लिए पॉसिबल है। तो इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर के परसेप्शन को समझने की कोशिश करते हुए अपना गोल फिक्स करते हैं कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए कौन से फैक्टर को कंसीडर करेंगे जो कि यूनिक भी होगा और वैल्यू एडेड भी होगा। तो इसी काम के लिए आपको परसेप्चुअल मैपिंग क्या करती है, हेल्प करती है। तो हम क्या समझे इस पॉइंट में कि जब हमें पोजीशनिंग समझनी है तो हमें परसेप्चुअल मैपिंग को समझ में आना चाहिए। तो जो परसेप्चुअल मैप होते हैं ना, वो एक पिक्चर को क्रिएट करते हैं, क्लियर पिक्चर को बनाते हैं। वो पिक्चर क्या शो करती है कि हाउ यू डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स, आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंट हैं। तो इसके अंदर आपको कुछ की क्राइटेरियाज को डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे 2 डिफरेंट परसेप्चुअल मैप्स आर इंक्लूडेड, हमने इसमें नीचे भी लिए हुए हैं। तो जो पहला मैप है वो ऑटोमोबाइल ब्रांड्स का हम लेंगे, जिसके अंदर हम कस्टमर के परसेप्शन को समझेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस और क्वालिटी। और जो दूसरा मैप है वो हम किस पे देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं लाइफ स्टाइल प्रोग्रामिंग पे, जो कि टेलीविज़न्स पर आ रहे हैं, कि कौन सा चैनल लोग देखना चाहते हैं, यंगर जनरेशन कौन सा सीरियल देखना चाहती है, आप उनके जो पेरेंट्स है, आइडल जिसको हम लोग कहते हैं, वो कौन सा सीरियल देखना चाहते हैं, और जो बहुत एडल्ट है वो कौन सी चीज़ों को प्रेफर करते हैं। तो ये हमने इन 2 चीज़ों को देखा, हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम हाई प्राइस और हाई क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो कस्टमर का परसेप्शन BMW, ऑडी, फरारी, मर्सिडीज़ इनकी तरफ जा रहा है। लो क्वालिटी और हाई प्राइस के अब देखें तो इन्फिनाइट देखिए, मिनी को देखिए। थोड़ा सा क्राइटेरिया को हम कम कर दें तो हम देखते हैं वॉल्क्सवैगन भी है, रेनॉल्ट भी है, सिट्रोजन भी है, किया मोटर्स भी है, होंडा भी है, बाशिया भी है। अगर आप हाई क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं जिनकी प्राइस कम है पर क्वालिटी मेंटेन कर रखी है, तो उस तरफ देखिए टोयोटा है, फोर्ड है, होंडा है। तो ये एक कस्टमर परसेप्शन का परसेप्चुअल मैप हमने डिज़ाइन किया है। ये एक परसेप्शन है जो हमें लगता है कि ये हो सकता है।
ऐसे ही अगर आप चैनल्स के बेसिस पे देखिए तो यंगर जनरेशन कौन सी चीज़ों को देख रही है। देखिए यंगर जनरेशन को एजुकेशन पर्पस से डिस्कवरी अच्छा लगता है, ट्रैवल चैनल्स अच्छे लगते हैं, कुकिंग चैनल्स अच्छे लगते हैं। ऐसे ही जो थोड़े से बहुत ज़्यादा यंग हैं उनको थोड़ा कभी कभार म्यूज़िक चैनल अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश चैनल, फैशन चैनल्स अच्छे लगते हैं। ऐसे ही यदि जो ओल्डर है उनको हिस्ट्री चैनल्स अच्छे लगते हैं, और यदि जो थोड़े से मेन स्ट्रीम लोग हैं उनको जैसे एडवेंचरस सीरियल अच्छे लगते हैं, चैनल देखना अच्छा लगता है। तो मार्केटर्स क्या कर सकते हैं, मार्केटर्स एक परसेप्चुअल मैप डिज़ाइन कर सकते हैं कि कस्टमर के माइंड में अभी क्या है और वो क्या सोचता है, और आप जो चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं क्या उनमें कहीं कोई गैप तो नहीं है। ये जो गैप है ये आपको बताएगी कि आपको कहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करनी है। जैसे हमने देखा कि लाइफ स्टाइल प्रोग्रामिंग के अंदर हमें एक मैप जो बता रहा है कि देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ चॉइस इन द एरिया ऑफ यंगर और एजायर। आप देखिए इसमें आपको लग रहा है कि सिर्फ 2-3 ऐसे चैनल हैं जो कि क्या दिखा रहे हैं, एजुकेशन पर्पस से बहुत कम चैनल्स हैं, तो हम वहाँ पे उनके लिए एजुकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आप देखिए कि कई सारे ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्लेयर इन द यंगर और एंटरटेनिंग स्पेस के अंदर है, यदि हमें मार्केट में ऐड होना है तो हमें इन कंपटीशन को क्या करना पड़ेगा, बीट करना पड़ेगा। तो आप अपना परसेप्चुअल मैप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि आपके लिए की क्राइटेरिया फैक्टर्स कौन कौन से होंगे ताकि कस्टमर आपके साथ जुड़े। तो जब आप कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करते हैं, परसेप्चुअल स्पेस की बात करते हैं, तो हमें ये देखना है कि आप उसके अंदर कहाँ फिट हो सकते हैं। तो आप उसमें मल्टीपल मैप बना सकते हैं सेम मार्केट का, और उसमें आप डिफरेंट क्राइटेरिया के लेवल पे भी परसेप्चुअल मैपिंग को देख सकते हैं। तो परसेप्चुअल मैप जो होता है वो हम ये नहीं कह रहे कि एक फिक्स है, बट ये क्या है कि तभी बन सकता है जब आपके पास एक्चुअल डेटा हो, फैक्चुअल डेटा हो, और वो होगा तब जब आपने मार्केट रिसर्च की होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्केट रिसर्च पर फोकस करना है। तो यदि आपके पास मैप्स होंगे तो आपको उन एरियाज़ के बारे में मिल जाएगा जहाँ पे कंप्यूटर कम है, और यहाँ पे जहाँ पे कहीं कोई गैप नज़र आपको आता है। तो इस अप्रोच को अगर हम ट्राई करें, मान लीजिए हम एक क्या कर रहे हैं, सपोज़ मानिए कि आप अपना एक होममेड आइसक्रीम पार्लर जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं, है ना। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे मल्टीनेशनल नेशनल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, रीजनल ग्रोसरी स्टोर्स हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्या करना है, मैपिंग करनी है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए तो अगर हमने यहाँ पे 4 क्राइटेरिया लिए, क्लासिकल और इनोवेटिव। क्लासिकल मतलब ट्रेडिशनल जो लोग सोचते हैं, इनोवेटिव यानी नए आइडियाज़, ऑर्गेनिक या फिर नॉन ऑर्गेनिक। तो हम देख रहे हैं कि कस्टमर के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक के अंदर भी स्पेस है, इनोवेटिव के पास भी हमारे पास स्पेस है, नॉन ऑर्गेनिक और क्लासिकल के बीच में भी हमें स्पेस मिल रहा है। तो हम इनके लिए कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम हमें क्या बता रहा है अगर हम आर्टिशियन स्टाइल प्रोडक्ट को मैप में देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि जो क्लासिक वर्सेस इनोवेटिव आइसक्रीम चॉइसेस हैं उनके बीच में हमें कुछ ना कुछ क्या दिख रहा है, एक ये मालूम चल रहा है कहीं ना कहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ऐसे ही आप अपनी प्रेफरेंस और स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप अपनी निश पोजीशनिंग को देख सकते हैं। आप फ्यूचर के हिसाब से देखिए कि जो क्लासिकल साइड है वहाँ पे देखिए मार्वलस, प्योर, प्रीमियम वैनिला, चॉकलेट आइसक्रीम्स, जो कि आपका कस्टमर टेस्ट को शायद प्रेफर कर रहा है, वो हमें नज़र आ रहा है। ऐसे ही तो आप क्या करिए, तो आप तो अपने आप को चूज़ कर चुके हैं आइसक्रीम के लिए, क्या आप आइसक्रीम की लाइन में जाएंगे तो आपको फ्लेवर पे जाना पड़ेगा कि कौन सा फ्लेवर कंज्यूमर को पसंद है। तो यहाँ पे आपको अपने कस्टमर्स के लिए एक यूनिक आइटम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर उसको फ्लेवर भी मिलेगा और उस आपके लिए मार्केट की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं डिफाइन अवर पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। तो यदि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सही लेके आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं। तो और पोजीशनिंग स्ट्रेटजी तो हमने क्या करी है, परसेप्चुअल मैपिंग के साथ हमने क्या कर ली है, अपने खुद भी इवेल्युएट कर ली है। तो यहाँ जो ये डिसीज़न है ना कि यू मेक हाउ एग्जैक्टली यू प्लान टू पोजीशन, कि आप कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, ये हम इसके अंदर देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे
कॉमन पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी को लिया है और 3 कैटेगरी ली है, 2 कैटेगरी, डिफरेंशिएटर और पोजीशनिंग। तो डिफरेंशिएटर क्या कह रहा है, आप यहाँ पे अपने आप को इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी बेनिफिट के हिसाब से देख रहे हैं। तो पोजीशन क्या होगी, आपको अपने आप को खुद को ये देखना पड़ेगा कि ये जो बेनिफिट आप ऑफ़र कर रहे हैं क्या वो आप लेते तो ही कंज्यूमर उसी को समझेगा। जैसे वोल्वो कहता है कि हम अपनी आप जब ड्राइवर कार चलाएगा तो वो सेफ्टी की फीलिंग करेगा, तो कार सबसे ज़्यादा ड्राइवर चला रहा है, तो जो भी पर्सन कार चलाएगा यानी कि जो पर्सन उस कार को चलाएगा उसको यदि फीलिंग आनी ज़रूरी है तो हमें उसके पर्पज़ से क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसे ही हॉलमार्क क्या बनाता है, हम आपके लिए केयरिंग करते हैं। जो भी हॉलमार्क आइटम आप खरीदते हैं तो वो क्या बताते हैं कि हम आपकी क्वालिटी के लिए केयरफुल हैं, आपके लिए केयरफुल हैं। यस, ऐसे ही क्या हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है क्या वो कस्टमर को फिट बैठती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें खुद को वहाँ पे रखना है एज एन आइडियल फिट और कस्टमर की पर्सनैलिटी और डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट स्टाइल के साथ सोचना है। जैसे रेड बुल क्या कहता है, एक्सट्रीम। अगर आप बिल्कुल थक जाएं और आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो आपको रेड बुल चाहिए। ऐसे वर्जिन अटलांटिक, अल्ट्रा कूल फन। तो कई सारे के एग्जांपल्स हमें नज़र आते हैं। ऐसे अगर हम बिज़नेस की बात करें, यदि हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टिंक्टिव की अप्रोच रखनी पड़ेगी। जैसे जिमी जॉन ने क्या कहा, अनबिलीवेबली फास्ट सर्विसेज। टर्बोटैक्स क्या कहता है, इजी डाई। तो ये ऐसे ही हमें नज़र आती है। एंटी कंपटीशन भी हम एक अप्रोच रख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को एज ए ऑल्टरनेटिव रखना है। जैसे एप्पल, थिंक डिफरेंट, बिल्कुल अलग अप्रोच है उनकी इस मामले में। 7 अप, द अनकोला। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम कंपटीशन में अपने आप को कह रहे हैं ऐसे कि हम ही उसका एक ऑल्टरनेटिव बन के सामने आ रहे हैं। देन द प्राइस क्या कहती है, लोअर कॉस्ट, बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी। वॉलमार्ट, लोअर प्राइसेस। रेयान एयर, चीप फ्लाइट्स। ओल्ड नेवी, अफोर्डेबल फैशंस। ऐसे अगर हम क्वालिटी की बात करें तो हमें क्या समझना है, हाई क्वालिटी, वो भी बेस्ट इन क्लास। ऐसे ही हार्ट्स ऑन फायर, परफेक्ट कट, रिड्स, अनलिमिटेड लग्जरी। तो ये समझिए कि पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी जो है ना बड़ी सिंपल है। सबसे पहली बात, हमें सिंगल पावरफुल कंसेप्ट पर वर्क करना है और जो आप फैक्टर ले रहे हैं वो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अपर हैंड पे रखने चाहिए। आपकी जो पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी है वो कम से कम कॉम्पिटिटिव इस एडवांटेज में हायर होनी चाहिए। वो ये बतानी चाहिए इन द कॉम्पिटिटिव सेट कि क्या आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है आपके कॉम्पिटिशन से अलग है, क्या आप कस्टमर को इमोशनल बेनिफिट दे रहे हैं, और इसके अलावा क्या आप कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हैं क्या वो सर्विसेज भी कॉम्पिटिटर से अच्छी हैं या नहीं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ आपको इस पोजीशनिंग में समझनी पड़ेंगी। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।